हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं अभी आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लाया हूं जिसमें एनसीईआरटी को हम लाइन टू लाइन कंप्लीट नीट का सिलेबस करेंगे। पहला चैप्टर है, इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करा रहा हूं आपको। इसका पार्ट वन होगा और पार्ट टू होगा। ठीक है, पार्ट वन में जनरली माइटोसिस आएगी और पार्ट टू में मियोसिस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो पार्ट टू है वो भी आप जल्दी से देख सके फटाफट से। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना मतलब कम से कम ये 40 मिनट या 50 मिनट में मैं आपको पार्ट वन कर दूंगा और 30 मिनट के करीब अप्रोक्सीमेटली पार्ट टू हो जाएगा। आपका 1 घंटे में पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाएगी। ये गारंटी है कि आपका इसमें से पेपर तो इसमें से बाहर नहीं आएगा। जो वीडियो है 1 घंटे की, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में। ये आप लिख के ले लीजिए आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ठीक, पहला चैप्टर है हमारा सेल साइकिल। पहला टॉपिक है सेल साइकिल। इसके अंदर कुछ पढ़ने का है नहीं, जनरली बता दूं आपको। तो इसमें बस इस चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पे एक सेल डिवीजन, यहाँ से लाइन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ठीक है, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेट वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। बस ये याद करना, आपको याद करना कि सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन और फिर इसके बाद क्या होगा, सेल ग्रोथ। ये सब एक सीक्वेंस में चलेगा, बस इसमें ये कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आगे आपको सारा साइकिल बताऊंगा तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने का। तो यहाँ पे फेजेस ऑफ सेल साइकिल में थोड़ा सा बता दूं आपको कि इसमें हम पहला याद रखेंगे पॉइंट की, दो चीजें सिर्फ इसमें पढ़ने की पूरे पैराग्राफ में, कि 24 घंटे का ह्यूमन के अंदर होता है। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर 24 आवर्स के अंदर सेल डिवाइड करता है, और ईस्ट के अंदर 90 मिनट्स के अंदर सेल डिवाइड करता है। ये दो क्वेश्चन जो बन सकता है इस पैरा में वो यही है। और द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज। अब जो फर्दर हमारी सेल साइकिल है वो दो फेज में बांटी जाती है। पहला फेज हमारा इंटरफेज, दूसरा जो होता है हमारा एम फेज, जिसे हम माइटोसिस फेज बोलते हैं, और उसमें मियोटिक फेज बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे तो ये बताया जाएगा कि एम फेज जो है हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, एक्चुअल सेल डिवीजन। किसके अंदर? एम फेज के अंदर। एम फेज शोज एक्चुअल सेल डिवीजन, क्योंकि बाकी जो इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी फेज मतलब यहाँ पे प्रिपेयर होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयर होगा सेल डिवीजन के लिए। और ये क्या होगा, सेल डिवाइडिंग फेज बोलेंगे, सेल डिवाइडिंग फेज। ठीक है, और मैं अब आपको बता दूं कि सेल साइकिल जो जनरली कैसे चलती है हमारी। सेल साइकिल हमारी चलेगी कैसे? पहला होगा हमारा G1 फेज। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा एस फेज, फिर उसके बाद आएगा हमारा G2 फेज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एम फेज, और एम फेज का ऑर्डर होता है हमारा पी एम एट होम। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पी एम एट होम ये आप याद कर लोगे। इससे क्या होगा, प्रोफेज। ये क्या हो गया ऑर्डर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम फेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एम फेज इतना। ठीक है, और ये हमारा इतना क्या हो गया, इंटरफेस। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इन तीनों के अंदर कोई एक्चुअल डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल सिर्फ प्रिपेयर हो रहा है। और डिवीजन कहाँ होगी, इसके अंदर, एम फेज के अंदर। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि एम फेज के अंदर क्या है, एक्चुअल सेल डिवीजन। और एम फेज जो होगा उसको हम दो भाग में बांट देंगे। एम फेज को दो पार्ट में बांटेंगे। एक को बोलेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस, और एक को बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। फर्क क्या है इसमें, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। नाम से पता चलेगा, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिवाइडिंग, और ये आपको साइटोकाइनेसिस का मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइडिंग।
इसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पता होगा आपको, अगर एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और ये क्या होता है हमारा, ये क्या हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा एम फेज के दो पार्ट हो गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपना पिछले वाले में। और हाँ, एक फीचर हम याद रखेंगे कि एम फेज जो होता है ग्रेटर देन 95% ऑफ टोटल, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 5%। जो हमारा इंटरफेस होगा ना, ये ग्रेटर देन 95% टाइम लेगा सेल साइकिल का। इंटरफेस क्या करेगा, 95% से ज्यादा सेल साइकिल का टाइम देगा। और ये क्या होगा, लेस देन 5%, यहाँ पे काट दीजिए, लेस देन 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल का ये होगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ह्यूमन में 24 आवर के लिए अगर उसकी पूरी सेल साइकिल है, उसमें एक्चुअल सेल डिवाइडिंग टाइम कितना होगा, 1 आवर के लगभग, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही था। अब हम उल्टा वापस आएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लो आप कि इसके अंदर तो कुछ बताया नहीं कि आपको, ये सब मैं बता चुका। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे 3 पार्ट हो गया। ये जो इंटरफेस है उसको बांटा जा रहा है इन तीनों, क्या है ये, इंटरफेस को बताया गया है, ये किस पार्ट में होगा, इंटरफेस। ठीक है, 3 पार्ट, पहला जीवन, दूसरा एस, तीसरा हमारा G2 फेस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, पहला बताया जीवन फेस करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं आपको, शुरू यहाँ से होता है। मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जीवन फेस, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ये 2019 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन है, सॉरी 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी था। ये तो सबको पता ही होता है कि रेप्लिकेट जब एस में करा है तो जीवन में रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है पॉइंट एस फेस। इसको सिंथेसिस फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको एस फेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल, क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल। जो डीएनए है, अगर मेरे पास अमाउंट 2C है डीएनए का, तो ये खत्म होने के बाद आफ्टर एस फेज जो होगा वो 4C हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना। लेकिन जो क्रोमोजोम है अगर 2N है पहले, किससे, अगर एस फेस ये है, अगर पहले 2N है तो 2N ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको बोला जाएगा कितने पीजी टाइप में दिया होगा आपको डीएनए, तो उसका अमाउंट बता देना, डबल कर देना सीधा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इन एनिमल सेल्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है एस फेस में, इन एनिमल सेल एस फेस, ड्यूरिंग एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है, बिगिंस इन द न्यूक्लियस। देखो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन वहीं होगा। और जो सेंट्रियोल होता है हमारा, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, तो वो भी वहीं पे रेप्लिकेट करेगा। तो एस फेज का फीचर है। ठीक है, एस फेज का फीचर क्या है कि साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डिवाइड करेगा ड्यूरिंग G2। यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल G2 सेल ग्रोथ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं मोटा मोटा, जीवन फेस में क्या है। जीवन फेस में जनरली क्या होगा हमारा, क्या क्या बनेगा जो मुझे डीएनए के लिए चाहिए। एक तो एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी, तो एटीपी सिंथेसिस होगी इसके अंदर, एटीपी सिंथेसिस हुई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर मेरी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेंगे कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, बस यही है जीवन के अंदर, और कुछ याद नहीं करना आपको। दूसरा पॉइंट आता है एस फेस के अंदर। एस फेस के अंदर क्या क्या बताया मैंने, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डिवाइड करेगा, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एनिमल सेल के अंदर, क्यूसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक यहाँ याद रखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस किस में होता है,
एस फेस में हमारा, ठीक है। और G2 फेस जो हमारा आता है इसमें क्या होता है, G2 फेस में भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोला, क्योंकि देखो ये साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ अपने सेल में, साइटोस्केलेटन जो होता है वो ट्यूबुलिन से बना होता है। तो साइटोस्केलेटन जो मेरा है वो ट्यूबुलिन जो होगा उससे बनेगा, और ये स्पिंडल फाइबर में चाहिए होगा। स्पिंडल फाइबर इसी से बनी होती है, ट्यूबुलिन से, ठीक है। तो ये ट्यूबुलिन जो होता है उसके लिए चाहिए होता है, तो बनता भी G2 में है, क्योंकि वो प्रोफेज में चाहिए मुझे स्पिंडल, ठीक है, उससे पहले जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो अब आपको इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक आपको पिछले में याद देखेंगे तो यहाँ पे इसमें नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे एक ओनियन रूट का एक क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है 16, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा, इसको मैं याद करने की जगह आपको एक ट्रिक बताऊंगा, FHOMR, फोमर याद रखेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे 4 से, दो दो ऐड करते चलोगे इसके आगे, ये कितना हो गया 12, ये N है मेरा, ठीक है। तो 2N कितना हो जाएगा इसका, बता ही सकते हो, 8, 12, 16, 20, 24। ये क्या है, राइस है मेरा, और ये क्या है, ओनियन, ये फ्रूट फ्लाई, ये क्या होगी मेरी, हाउस फ्लाई, ठीक है। और ये क्या होगा मेरा, मेज, और ये क्या होगा, राइस। तो इन सब के आपको याद करने की जरूरत है, बस याद रखना फॉर्मर, और 4 से शुरू कर देना और दो दो ऐड करते चले जाना, बस यही याद रखना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका 12th है वहाँ पे रिप्रोडक्शन में बताया जाता है, तो ये ड्रॉपर के लिए अच्छा याद करना, फॉर्मर क्या याद रखेंगे, फॉर्मर, फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर याद रखेंगे, राइट। लेट अस गो अहेड, ठीक है। अब इसमें बोला है कि सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर्स टू एग्जिबिट डिवीजन, ठीक है। एग्जांपल हार्ट सेल, हार्ट सेल होता है सेल डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि देखो हार्ट अटैक जब आता है तो हमारी मसल्स, हार्ट के सेल डैमेज हो जाते हैं उसमें, ठीक है। हार्ट के सेल डैमेज हो जाते हैं, अगर वो ठीक हो जाते तो फिर हार्ट अटैक 3 बार आने के बाद वो बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा सकते। तो इसका एक और एग्जाम्पल होता है नर्व सेल, नर्व सेल भी कभी बनते नहीं है दोबारा, ठीक है। तो इसके अंदर बस यही है, रिप्लेस कर दोगे तो लॉस्ट हो जाते हैं, इंजरी ड्यू सेल डेथ की वजह से खत्म हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्विसेंट स्टेज, एग्जिट जीवन से, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिट जीवन फेज। तो जी नोट जो क्विसेंट स्टेज है इसमें क्या होता है, जो सेल है जीवन में, जीनो G1 में जाने का तरीका है, G1 से अगर S तक जाएगा, अगर यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं वो अपने सिलेबस में है नहीं तो हम वो करेंगे भी नहीं, ठीक है। G1 से S में जा रहा है, अगर नहीं गया, अगर सेल के पास कंटेंट नहीं है तो वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जी नोट में चला जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि ये जो होता है इसमें मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट प्रोलिफरेट नहीं करता, बट डू नॉट प्रोलिफरेट, ठीक है, प्रोलिफरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास मटेरियल नहीं है, आगे जाके फिर म्यूटेशन हो जाएगी बॉडी में, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें यही बताया था इतना, जी नोट सेल में एग्जिट कहाँ से करता है, G1 से, ये नहीं 20, ये क्या कहते हैं, एग्जिट वाला क्वेश्चन हमारा था 2020 का, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका था अ, ये वाला, ये वाला आपका शायद 2018 में पूछा था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे सेल इन दिस स्टेज, ये लाइन पढ़े ध्यान से, सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोला जाता है ये सस्पेंड हो गया, सेल सस्पेंड करेगा। देखो अगर एग्जिट कर जाता तो वो वापस आ नहीं सकता था, तो ये अपने आप बोल रहे हैं अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, ठीक है। ऑन टू डू सो का मतलब वो कर सकता है दोबारा, तो इसका मतलब जो जीवन जी नोट में गया, इसका मतलब वो क्या हुआ, सस्पेंड हुआ है, वो एग्जिट नहीं मारा, अगर एग्जिट मार गया होता तो वो कर भी नहीं सकते थे, ठीक है, तो वो दोबारा कर नहीं सकता, राइट। तो इसमें हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी हमें ये याद रखना है कि माइटोसिस जो है, सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, ठीक है। माइटोसिस कहाँ होगी, एनिमल्स में डिप्लॉयड में होती है, लेकिन प्लांट्स में
याद रखें क्या कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये याद रखना है, प्लांट क्या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि ये 2021 में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये जो है प्लांट किंगडम के अंदर भी सेम लाइन लिखी हुई है लास्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये सेम लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब अगर सेम लाइन है तो रिपीट तो होगा, इसका मतलब वो वेटेज कम कर सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे इस वाले को। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे चलता हूँ। इसमें एक बताया गया था फॉर एग्जाम्पल मेल्स हनी बी। इसमें मेल्स हनी बी का क्या बोला है इन्होंने? मेल्स हनी बी को बोला है एक्सेप्शन बोला है, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स, जी इसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो हनी बी, मेल हनी बी, ये आपको वहां पे बताया जाएगा ट्वेल्थ क्लास में। ये जेनेटिक्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट में है। सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट में इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होगी? एक्स एक्स होगी। तो जो फीमेल होती है क्या करेगी? एक्स बनाएगी और एक एक्स और निकलेगी। ठीक है, दो एक्स होंगे। अगर ये एक्स बिना किसी फर्टिलाइजेशन के चला जाता है, मतलब कोई बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एक्स दोबारा बन जाए, तो वो क्या होगा? मेल होगा। ये माइटोसिस करेगा यहाँ पे। ठीक है, माइटोसिस करके मेल बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे। ठीक है, ड्रोन। और यहाँ पे अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया किसी और एक्स के साथ, अगर एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ एक्स एक्स, तो क्या बनाएगी? फीमेल बनाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है, ये आपको वहां पे दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो यहाँ तक कुछ नहीं है। अब एम फेस पे आते हैं हम। इस पे एम फेस के अंदर द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, सबसे ज्यादा ड्रामा करता है, तो इसलिए सबसे ड्रामेटिक पीरियड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेस कौन सा है। ये 2021 में पूछा जा सकता है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेस कौन सा है। उसका आंसर होगा हमारा एम फेस। ठीक है, इन्वॉल्विंग, इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, नोट करेंगे, सिंस द नंबर ऑफ chromosomes in parent and progeny cells is same, it is also called as इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इक्वेशनल, नाम देखो इसका, इक्वेशनल। इक्वेशनल क्यों बोला? इक्वेशनल का मतलब इक्वल रहेगा क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन पड़ा, सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, अब इन्होंने वही बताया, एम फेज को दो पार्ट में बांटा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के पार्ट इन्होंने दे दिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो पहला फेस हमारा प्रोफेस आता है। प्रोफेस विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की पहली स्टेज है ये। ठीक है, इसके अंदर हम चलेंगे यहाँ पे। प्रोफेस इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोम मटेरियल के कंडेंसेशन से शुरू होता है प्रोफेस। ठीक है, और इसके अंदर अब हमारा था क्रोमोसोमल मटेरियल। इसका अगली लाइन पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल मटेरियल become untangled during the process of क्रोमेटिन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है वो खुल सा आ जाएगा। जैसे कि पहले मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पहले क्रोमेटिन ऐसे कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जब प्रोफेस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मतलब अनटेंगल हो जाएंगे, मतलब एक थोड़ी गांठ जो होगी इसमें, मान लो न्यूक्लियस, सॉरी ये गलत हो गया, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसमें अनटेंगल हो जाएंगे, थोड़े से खुल जाएंगे ये क्रोमोसोम। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। बताया था सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रियोल, वो इंटरफेस में डिवाइड हुआ, वो बिगिन करेगा टू मूव अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। जो मान लो ये सेंट्रियोल है मेरा, ये न्यूक्लियस होता, ठीक है, यहाँ मेरा एक सेंट्रियोल था, तो ये डिवाइड करके दो बने, तो ये क्या करेंगे? अपने अपने पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये कंडेंस हो रहा है और ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन आती है, अर्ली स्पाइरिंग स्टेज। स्पाइरिंग स्टेज क्या होती है? ठीक है, तो स्पाइरिंग स्टेज होती है, जैसे कि मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से अनटेंगल्ड हुए क्रोमोसोम तो ऐसे कुछ दिखेंगे मोटे मोटे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बुल, ओ सॉरी, बॉल ऑफ वूल।
जो कि कब दिखती है, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेस, प्रोफेस के अर्ली में दिखेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बॉल ऑफ वूल। स्पाइरिंग स्टेज हो गया हमारा, अर्ली प्रोफेस में दिखेगी। बस यही बताना था आपको इसमें, एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज के लिए। क्रोमोसोम मटेरियल, ये दोबारा वही बताया हुआ इन्होंने। क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। ये देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, सेंट्रोमियर। और ये क्या होगा, ये पहले बता चुके, पिछले चैप्टर में आया होगा सेल में आपके, ठीक है, क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम इक्वल टू टू क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड के बराबर होगा क्या, एक क्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम, दो क्रोमेटिड। और एक क्रोमोसोम के अंदर कितने सेंट्रोमियर, वन क्रोमोसोम हैज वन सेंट्रोमियर। और यहाँ पे इसके साइड से एक ऐसे डिस्क निकलेगा कुछ, ठीक है, ऐसे डिस्क निकलती है एक, जिसे हम बोलते हैं क्या, काइनेटोकोर। ये जो होती है हमारी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है। हमने पढ़ा होगा पहले, यहाँ पे अगर एक दो सैटेलाइट आ जाए, यहाँ पे ऐसे कुछ सैटेलाइट बना देते तो उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इसमें तो इतना ही है, बता ही दिया आपका पिछले चैप्टर का, वन क्रोमोसोम इक्वल टू टू क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, याद रखना आप, ठीक। तो अब हमारा इसके अंदर देखते हैं सेंट्रोमियर। ये दोबारा ये लाइन वही है सेम, कि सेंट्रोमियर दोबारा अपोजिट पोल, सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेम है कि सेंट्रोमियर जो डुप्लीकेट होते हैं वो अपोजिट फेस पे जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस ये लाइन इसमें ध्यान देंगे, ईच सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, ठीक है। द टू एस्टर्स टुगेदर विद विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक apparatus, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लाइन याद रखनी है, याद रखनी है कि जो मेरा माइटोटिक apparatus है, माइटोटिक apparatus जो होता है वो मेरा दो एस्टर्स होते हैं, ठीक है, दो एस्टर्स, ठीक है। और ईच और टू एस्टर एंड टू सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी दोगे और दो एस्टर होंगे माइटोटिक apparatus के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपना। इसके अंदर हम बोलेंगे कि सेल एट द एंड ऑफ, क्या कहते हैं, प्रोफेस, एट द एंड ऑफ प्रोफेस व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये लास्ट में कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ गायब हो चुका, ठीक है। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं इसमें, तो ये देखिए द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। अब मेटाफेज कर रहा हूं मैं, मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज के अंदर देखिए, मेटाफेज में क्या है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। इसमें ये थोड़ा दिक्कत है, कोई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं मेटाफेज से। मेटाफेज में एक चीज याद रखेंगे क्या, मेटाफेज में क्रोमोसोम हमारा थिकेस्ट होता है, थिकेस्ट क्रोमोसोम, ये लिख लीजिएगा। थिकेस्ट होगा क्रोमोसोम, अगर मोटा होगा तो इसलिए मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी व्यूड इन दिस स्टेज, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट था द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। जो प्रोफेज की स्टार्टिंग होगी उसका मतलब ही क्या है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन दिखा दे माइटोसिस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड,
ठीक है। इस फेस में तो होगा मोर मेटाफेज में, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड। जो वहां शुरू हुई थी हमारी, कंप्लीट किस में होगी, मेटाफेज में। ठीक है। और ये मैं बता चुका हूं कि मोर्फोलॉजी इज इजीली व्यूड। देखो, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोर्फोलॉजी। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। ठीक। और अगला है हमारा मेटा क्रोमोसोम। बता ही चुका हूं, एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ईच क्रोमोसोम हैव टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे हर एक मेटा फेजिक क्रोमोसोम के पास। ठीक है। अब इसमें बोलता है कि काइनेटोकोर क्या है। याद रखना, काइनेटोकोर क्या है। काइनेटोकोर क्या है, तो काइनेटोकोर को ध्यान से देखना कि जो मैं बताया था, डिस्क शेप्ड है। डिस्क शेप्ड है, वो बनता किस में, याद रखना कि मेटाफेज के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ है। प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। प्रोड्यूस किस में हुआ, मेटाफेज में ही ये प्रोड्यूस हुआ है। और ये क्या करेंगे, इट सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स के लिए साइट ऑफ अटैचमेंट है। जैसे कि मान लो ये मेरा दो सेंट्रियोल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक सेल है। ठीक है, दो सेंट्रियोल। अब मेरा जो मेटाफोर्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो जा चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक क्रोमोसोम है मान लो ये। ठीक है, ऐसे ये क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, डिस्क होगी दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनसे स्पिंडल फाइबर जो आएगी, अराइज होगी, वो इनसे कनेक्ट होगी। ठीक है, इनसे क्या होगी, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होगी किसके थ्रू, सेंट्रियोल को, इसके काइनेटोकोर के थ्रू। तो अब जब ये इतना तो समझ में आया, ये क्या है मेटाफेज, इससे अटैचमेंट होगी। और तो क्रोमोसोम कहाँ पहुंच गया होगा, ये देखो, ये अर्थ होती है, अर्थ में ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और इसको बोलते हैं पोल्स। इनको क्या बोलते हैं, पोल्स। और इनको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं ना, इक्वेटर। और इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो याद रखना कि ये पोल्स है और ये क्या है, मेरी इक्वेटर। तो ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो इसको बोलेंगे हम इक्वेटर प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक, क्या बोला, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा मेटाफिजिक प्लेट हो गई। ठीक है, तो याद रखना कि मेटाफिजिक प्लेट इसके अंदर एक ही होती है, सिर्फ एक होती है। जैसे कि एक प्लेट बनेगी, लेकिन दूसरे में दो बनेगी। अब मैं आगे बताऊंगा कैसे दो बनेगी, वहां पे हम करेंगे। ठीक है, और इसको मूवमेंट को, जो क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर मूवमेंट होके इक्वेटर प्लेट तक आया। ठीक है, लिख लो इसे, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, कॉन्ग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, क्रोमोसोम की मूवमेंट इक्वेटर की तरफ। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप याद रखना इसे। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर मेटाफेज में यही समझाया गया आपको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसमें ये पॉइंट्स देख लेंगे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू, हाइलाइटर लगा लेता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा आएगा आपको समझ में। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड to spindle equator and get aligned along metaphasic plate through spindle fibers at to both poles। ठीक है, यहाँ तक आई गया होगा समझ में। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल फाइबर इक्वेटर एंड गेट अलाइन टू द मेटाफेजिक प्लेट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब अगला आता है हमारा एनाफेज। क्या आता है, एनाफेज। एनाफेज में देखिए, एट ऑनसेट ऑफ एनाफेज, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ से देखेंगे बस, जो मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर chromatids now referred to as डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बना दिया उसे हमने, डॉटर क्रोमोसोम। ठीक,
ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसमें एनाफेज में क्या है, कुछ नहीं है एनाफेज में, सॉरी, इसमें देखिए एनाफेज में क्या है, एनाफेज में अभी पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये बनाते रहिएगा, मैं पॉज करके बना लीजिएगा। अब जैसे कि मान लो दो क्रोमोसोम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक ये और एक यहाँ पे ये। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर्स है, इसके थ्रू क्या हो गया, ये अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर, इधर ये अटैच हुआ। ठीक है, तो अब अटैचमेंट हो गई, अब अटैचमेंट हो गई तो ये क्या होगा, अब जो ये मेटाफेज था, ये तो मेटाफेज था, इसके बाद क्या होगा, जो ये प्लेट्स लगी हुई है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, ये इसे खींचेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या करेंगे, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे, यहाँ क्या होगा, ऐसे ये जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ तक बताया, ये क्या है मेरा मेटाफेज था ये। ठीक है, प्लेट है, मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं क्योंकि अलाइन हो रहा है इक्वेटर में, तो इसे इक्वेटर प्लेट बोल दिया। इसमें क्या होगा, ये दोनों अपोजिट की तरफ जाने लगेंगे, जैसे कि ये जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एक एनाफेज है ये हमारा। एनाफेज में क्या है, मूवमेंट टुवर्ड्स पोल। और टीलोफेज में क्या होगा, जो सेल है मेरा, सॉरी ये थोड़ा गलत सा बन गया सेल, इसमें क्या होगा मेरा, ये एक सेल है, इसमें क्या होगा, ये मेरा सेंट्रियोल था और ये क्या आ गए थे, इधर आ गए इसके पास। ठीक है, बिल्कुल इसके पास आ गए हैं। ठीक है, ऐसे आ गए इधर। ठीक है, ये क्रोमेट, ये सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये लोग अपना आइडेंटिटी खोने लगेंगे। अब ये क्या होगा, जो जो ये क्रोमोसोम था, ये क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्रोमेटिड बन जाएंगे, अब ऐसे थोड़े से अलग अलग क्रोमेटिड बन गए, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्रोमेटिड बन जाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाएगा, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा इधर, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगा। इसको बोलते हैं टीलोफेज, बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, जब पहुंच जाए पोल पे, ठीक है, एनाफेज में क्या होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स पोल। अगर पोल पे पहुंच के आइडेंटिटी खो दी उसने, डिस्क्रीट आइडेंटिटी, तो वो टेलोफेज हो जाएगा। ठीक है, ये एनाफेज था, ये क्या होगा, टीलोफेज। ठीक है, फर्क समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसमें आपको मैं ये पॉइंट बता दूं, टीलोफेज ये एनसीईआरटी लिखती क्या है, तो इसके अंदर आपको कुछ जरूरत नहीं है, पूरा मैं बता चुका हूँ। इसमें यहाँ पे ये पॉइंट देखेंगे, फॉलोइंग की इवेंट जो बोल रहे हैं, की इवेंट्स हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्या बोला, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स, मूव करेंगे किसकी तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, टीलोफेज में आ जाते हैं। टीलोफेज क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज। देखो इसको याद रख लेना कैसे, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा चलता है। ठीक है, प्रोफेज का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, जो प्रोफेज में हुआ उसका उल्टा यहाँ होगा। जैसे कि वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, वहां पे ईआर वगैरह जो भी थे, जो ऑर्गेनेली थी वो भी गायब हो गई थी, खत्म हो गई थी, यहाँ पे दोबारा आ गई है, तो ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। जो एक एक गए थे ना वहां पे, ऊपर एक एक गए थे, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह उसने आइडेंटिटी खो दी। अब वो सिर्फ एक बच गया, तो इसलिए मैंने बोला इसको लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम इसके बाद ये पॉइंट देखेंगे, इसमें 3 पॉइंट है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। मतलब जो वो सिंगल सिंगल जा रहा था ना क्रोमेटिड दोनों में, वो खो चुका है। अब वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल की तरह डिकंडेंस हो चुका है। ठीक है, वो एक मास का गुत्था की तरह, एक टाइप का मास का गुत्था बन गया वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें क्या, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड दी क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। ठीक है, न्यूक्लियर मतलब दोबारा आ जाएगा, तो मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर, दोबारा देख लो इसे, बताया था मैंने आपको स्ट्रक्चर कि ये ऐसे इधर, ये इधर, अब ये सब आइडेंटिटी खो चुके हैं, ये भी सब आइडेंटिटी खो चुके हैं डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई। ठीक है, तो इस वक्त इसकी हैप्लॉइडिटी जो होगी
वो क्या होगी, 4n होगी। याद रखें इस बात को, इंपॉर्टेंट, कि टीलोफेज में सेल की जो प्लॉइडी है वो 4n हो जाएगा। अगर 2n क्या है, पेरेंट है, तो 2n पेरेंट है तो टीलोफेज पे जो उसकी जो हैप्लोइडिटी होगी वो 4n हो जाएगी उसकी प्लॉइडी। ठीक है, तो लास्ट का फॉर्म देख लीजिए, न्यूक्लियस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फ्री फॉर्म, यही बताया था पहले भी। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के। इसका टॉपिक का नाम है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा है क्या, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, इसमें क्या है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। साइटोकाइनेसिस में सिंपल आपको बता दूं, दो टाइप की होगी। साइटोकाइनेसिस जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा सेल प्लेट की तरह, सेल प्लेट फॉर्मेशन, और एक होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल, ओ सॉरी सेंट्रीपिटल वाला, सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये जो होगा पिटल जो होगा वो क्या होगा, एनिमल सेल में, और ये सेल प्लेट जो होगा इसको सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल होगा। ये सेल प्लेट में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, सेल प्लेट में समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल होगा। और इसको ये जो होगा सेंट्रीफ्यूगल, आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इन दोनों का। ठीक है, तो अभी प्लांट सेल है, मान लो मेरा ये क्या है, एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये क्या है, मेरा प्लांट सेल। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एक, न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। अब ये जो होगा यहाँ से बनना शुरू होगी। ठीक है, सेंटर की तरफ से बनना शुरू होगी। ठीक है, सेंटर की तरफ से बन के बाहर की तरफ जाएगी। तो जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो उसी टाइप का इसका सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये जो फॉर्मेशन होती है सेंट्रीफ्यूगल होती है। और एनिमल सेल, मान लो ये एनिमल सेल है मेरा। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। अगर इसमें जो फॉर्मेशन होती है, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ आना शुरू होती है। क्या होती है, अंदर की तरफ सेंट्रियो, अगर अंदर की तरफ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल। एक चीज है बस, फ्रेगमोप्लास्ट, इसके अंदर एक टॉपिक आता है फ्रेगमोप्लास्ट। अगर ये एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, ये ईआर से बनता है। ठीक है, ईआर से फॉर्म्ड होता है ये, बस ये याद रखेंगे और कुछ याद रखना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी साइटोकाइनेसिस इतना ही है हमारे टॉपिक में। ठीक है, साइटोकाइनेसिस देख लीजिएगा। इसमें एक लास्ट टॉपिक है, सिंसाइटियम कंडीशन। इसमें क्या होता है, सिंसाइटियम कंडीशन मतलब साइटोकाइनेसिस is not followed by कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो उसमें सिंसाइटियम कंडीशन होगा। मतलब जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, 4n जो है वही प्लॉइडिटी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल होता है हमारा कोकोनट एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट का एंडोस्पर्म, जब मैं बता चुका हूँ कोकोनट का एंडोस्पर्म, जैसे कि आप ट्वेल्थ में जब आओगे, ट्वेल्थ क्लास में आपको बताया जाएगा, एक स्टेज बताई जाएगी कि क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। इस स्टेज के अंदर आप देखोगे कि वो बताएगा कि डायरेक्ट उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं आती है, ट्वेल्थ वालों के लिए। बाकी आपके लिए इतना ही, 11th वालों के लिए। ट्वेल्थ वाला अगर जो ड्रॉपर है वो देख रहा है, उसमें याद रखें कि ट्वेल्थ में 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल होता है वो 8 तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो वो स्टेज भी क्या बोलते हैं हम, सिंसाइटियम स्टेज। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा अगर चाहिए तो। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा यही है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखेंगे हम, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, ज्यादा कुछ करना नहीं हमें, सिग्निफिकेंस देखेंगे अगर हम, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। ठीक है, पहला सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं। एक तो जैसे कि ये जो होगा सेल रिपेयर करेगा, सेल रिपेयर करेगा, क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज नहीं करता, तो इसलिए सेल रिपेयर करेगा। किसमें, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस और लाइनिंग ऑफ गट। जो हमारा स्टमक है एसिडिक होता है तो उसमें रिपेयर होती है, तो जो एसिड की वजह से सेल खत्म हो जाते हैं वो दोबारा रिपेयर हो सकते हैं। एंड ब्लड सेल्स, ब्लड
सेल्स के लिए अंदर, ठीक है, सेल रिपेयरिंग होगी इसके अंदर, ठीक। ये दूसरा, ये 2018 का क्वेश्चन है कि ये सेल जो होता है, हम बोलते हैं कि प्लांट नेवर डाई, ठीक है, प्लांट नेवर डाई बिकॉज ऑफ एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम हैज पावर टू डिवाइड अनलिमिटेड। ये क्यों डिवाइड करते हैं अनलिमिटेड? बिकॉज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस होती रहती है और सेल बनते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं मरते नहीं हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें तो यही था, ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ यही है आपका। और एक बोलता है कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, तीसरा आपको बता चुका हूँ, इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, हनी बी के अंदर, इसके लिए रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और आपको लास्ट बताता हूँ ये होती क्यों माइटोसिस, वाई माइटोसिस, माइटोसिस क्यों होती है? टू रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। अब मान लो मेरा ये है सेल, इसमें न्यूक्लियस अभी इतना है, ठीक है, ये नॉर्मल है, मान लो कि न्यूक्लियस का रेशियो इसके साथ अभी नॉर्मल है, लेकिन अगर न्यूक्लियस इतना हो जाए मेरा, ठीक है, इतना बड़ा हो गया न्यूक्लियस, तो अब इसे क्या होना, डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दो सेल बनाएगा इतने इतने न्यूक्लियस के, ठीक है, दो सेल बना देगा इतने इतने के माइटोसिस के लिए। तो इसके लिए इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो हमारा मेंटेन रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको मैं बता दूं, आज के लिए इतना ही। माइटोसिस का पार्ट 1 हमारा खत्म हुआ, अगला पार्ट होगा मियोसिस। मियोसिस में करा दूंगा आपका अगले लेक्चर में, वो छोटा रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक my video, then press the like button, share it, comment and subscribe my channel, for that I can upload more videos.